दिखाना है, मिलके इसे हराना, धीरज जरा दिखाना है, मिलके इसे हराना। भूखा ना रहे कोई, दर्द ना सहे कोई, थोड़ी खुशी थोड़ा गम बांटेंगे मिलके हम। मेरे मालिक जरा रहम कर, हम सब पे दया करम कर, कर जोड़ के फिर खड़ा है तेरे आगे सारा जमाना। हिम्मत जरा बंधाना है, मिलके इसे हराना, हिम्मत जरा बंधाना है, मिलके इसे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था में रचनात्मक सुधारों और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार अपनी नीतियों में करेगी बदलाव। रक्षा उत्पादन, कोयला और खनिज जैसे क्षेत्रों में सरकार का होगा विशेष ध्यान। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के पैदल यात्रा पर अफसरों को दिए कड़े निर्देश। सरकार की तरफ से हर प्रकार की सहायता देने के लिए की जा रही है व्यवस्था। औरैया मार्ग दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री घटना पर सख्त, 2 थानाध्यक्षों को किया निलंबित। SSP आगरा और मथुरा से मांगा गया स्पष्टीकरण। प्रदेश में स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर आ चुके वापस। 48 स्टेशनों पर यात्रियों को लाकर भेजा जा रहा है उनके घर। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आप देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपनी प्रेस वार्ता में सरकार के आर्थिक पैकेज में भारतीय अर्थव्यवस्था में रचनात्मक सुधारों को किए गए फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि निवेश बढ़े, इसके लिए सरकार की नीतियों में अपना बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि फास्टैग निवेश के लिए रास्ता बनाने के लिए हर मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल होगा। यह सेल निवेश के लिए बेहतर सुविधाओं को देखते हुए निवेशक और सरकार, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। वित्त मंत्री ने औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आम बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी को लेकर देखते हुए काम किया जा रहा है। उन्होंने राज्यों के जरिए जमीन पर उतारा जाएगा और औद्योगिक क्लस्टर तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया बिल्कुल अपरिहार्य है। सरकार ऐसे हथियारों एवं प्लेटफॉर्मों की लिस्ट अधिसूचित करेगी जिनके आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण उनके कामकाज में सुधार के लिए किया जाएगा। कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट्स के जरिए एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। करीब 50 नए ब्लॉक खनन के लिए नीलामी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नियमों में ढील दी जाएगी। कोयला से गैस बनाने के लिए नए आवंटन किए जाएंगे और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा पीपीपी मॉडल से 6 हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। 6 और हवाई अड्डों को तीसरे दौर में नीलामी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि हम आज 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं: कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROS, बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष केंद्र, ऊर्जा, परमाणु और कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को यह समझना सरल हो कि इस क्षेत्र Prime में Minister क्या had मिल also सकता है। said in लोगों की building a भागीदारी self-reliant बढ़े और Bharat, पारदर्शिता आ सके। we should prepare ourselves also for tough competition so that we become strong, we are able to be, first of all, self-reliant, and at the same time, be sure we are strong enough to face the challenges of the global value chains and also be ready to integrate. I repeat, when we talk of self-reliant Bharat, when we talk of Atmanirbhar Bharat, we are not looking inwards. It's not isolationist policy. It is certainly making India strong, making India rely on its strength and be ready to face the global challenge. उन्होंने कहा कि ऐसा करके हम किसी भी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को और बढ़ावा दे सकते हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल यात्रा न करे। आज प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में आज तक 449 ट्रेनों के माध्यम से 5,64,000 प्रवासी मजदूरों को लाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक बसों और ट्रेनों के माध्यम से 9.5 लाख लोग आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10,000 तक टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। जो भी प्रवासी कामगार या श्रमिक हैं पैदल न चलें, इसके लिए आज उन्होंने सभी पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर प्रॉपरली उनकी जो है विवरण लेते हुए ऐसे श्रमिकों को भोजन पानी आदि की भी व्यवस्था कर ली जाए और स्क्रीनिंग कर ली जाए और सुरक्षित रख के सम्मानजनक रूप से उनको लाया जाए। प्रत्येक बॉर्डर पर 200 बसें जिलों में, बॉर्डर के जिलों में व्यवस्थित कर दी गई हैं जिनसे लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था की जा सकती है और सभी बॉर्डर के जनपदों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जी ने आज जो रिव्यू किया उसकी स्थिति यह है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 449 ट्रेन्स आ चुकी हैं। पूरे देश में सबसे अधिक संख्या में ट्रेन्स उत्तर प्रदेश में आई हैं, 449, यानी 5,64,000 लोग जो है ट्रेनों से आ चुके हैं। आज लगभग 76 ट्रेन आनी है जिनमें से 12 आ चुकी हैं और यदि जो हमें आगे आने वाली ट्रेनों की जो हमने सहमति दी है 286, जिसमें 3,85,000 लोग हैं, तो अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 9.5 लाख से अधिक लोगों को या तो ले आए हैं, ये लाने की व्यवस्था हो गई है। अगले 2 से 3 दिनों में हमारा पुनः बल होगा। प्रदेश सरकार की ओर से पुनः हम कहना चाहेंगे कि किसी भी सूरत में पैदल न चलें, असुरक्षित किसी वाहन में ना चलें, अनावश्यक रूप से कोई जो है रिस्क न लें। टेस्टिंग की क्षमता को 10,000 तक पहुंचाने का कार्य अब चल रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। आज प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि सरकार के द्वारा की गई नई अधिसूचना जारी की गई है जिसमें मास्क न लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार 100 रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को लेकर भी इसी राशि का जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब हॉटस्पॉट एरियो के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है और जिन लोगों के घर में 1 से ज़्यादा बाथरूम हैं उन्हें 21 दिन में होम क्वारंटाइन की इजाज़त भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आज सक्रिय मामलों की संख्या 1,718 है। प्रदेश में अब तक 2,327 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और कुल
कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या प्रदेश में अब तक 4140 हो गई है। अब तक जो संक्रमित लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके, उनकी संख्या 2327 2327। ये आप देख रहे होंगे कि लगातार डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक्टिव इन्फेक्शन और डिस्चार्ज वालों का गैप बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर के जो प्रकरण आए हैं अभी तक संक्रमण के प्रदेश में वो 4140 और अभी तक संक्रमण से कुल 95 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 5612 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई विभिन्न प्रयोगशालाओं में और 420 पूल लगाए गए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 2100 सैंपल्स की जांच हुई और 420 में से 59 पूल कल पॉजिटिव आए। इधर हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, उनमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है और इसीलिए अब हमारे थोड़े पूल भी ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। जो ये 21 दिन का होम क्वारंटाइन है, इसको कड़ाई से इसका पालन हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो ग्राम निगरानी समिति बनी है और जो मोहल्ला निगरानी समिति बनी है वो अपना कार्य मजबूती से करें। वो इस बात पर निरंतर चौकस रहें, निरंतर इस बात को देखते रहें कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर के आगे फ्लायर लगाया गया है या जो बाहर से आया है गांव में, जो होम क्वारंटाइन में रखा गया है, वो अपने घर में ही रहे। यूपी के औरैया में हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली की ओर से आ रहे ट्रक ने एक डीसीएम में टक्कर मार दी। डीसीएम से यात्रा करने वाले लोग सड़क के किनारे चाय पी रहे थे। ये सभी प्रवासी मजदूर थे और लॉकडाउन में अपने घर जा रहे थे। औरैया की सीएमओ ने बताया कि राजस्थान से बिहार और झारखंड जा रहे 24 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। घायल 22 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिन 15 मजदूरों की हालत गंभीर थी उन्हें सैफई अस्पताल में रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के लिए उत्तरदायी 2 थाना अध्यक्षों को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्राधिकारियों के खिलाफ भी चेतावनी जारी करने के आदेश दिए हैं। एसएसपी मथुरा तथा एसएसपी आगरा से तत्काल स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोनों ट्रक मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व दोनों ट्रकों को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में 200 बस श्रमिकों को लाने के लिए रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में ऐसी घटनाएं क्षमा के योग्य नहीं। मुख्यमंत्री ने मृतकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कुछ लोग जो है अपना चाय पी रहे थे, फिर दूसरी गाड़ी ने जो है और एक टाला गाड़ी थी जो है अपना जो है जिसमें ज़्यादा लोग थे जो है अपना जो है, और दूसरे में डीसीएम थे। ज़्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है तो जो टाला में लोग थे जो है उन्हीं में से जो है 24 लोग की अभी सूचना है जो है अपना की उनकी जो है हुई है और लगभग 15 लोग जो हैं सैफई इटावा में जाते हैं, उनको जाते हैं जो घायल हैं जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते हैं अस्पताल में। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें कि बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ जो लोग बैठे हुए थे वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को नींद को चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सैफई रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है और 15 लोग सैफई रेफर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लॉकडाउन
3.0 और लॉकडाउन 4.0 की आगे की रणनीति तैयार कर ली गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के किसानों और पशुपालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए और पशुपालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड का आज ऐलान किया। ये पैकेज किसानों व पशुपालकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं और इस आर्थिक पैकेज से किसानों को अधिक बल मिलेगा, जिसकी बाराबंकी के किसानों ने सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के पैकेज से देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार होगा। उसके अंदर हम किसान भाइयों को इतना ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे किसान हमारे खेतों के पास उन्होंने जो यूनिट बनाने का काम जो आश्वासन दिया है, उससे हमारी फसलें लहलहा उठेंगी। हम लोगों का हौसला, हमारा जितना भी अनाज पैदा होगा, आलू पैदा होगा, सब्जी पैदा होगी, उसका स्टोरेज होगा, उसकी प्रोसेसिंग पाउडर होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, उससे हमारा मूल्य चौगुना बढ़ जाएगा। भारत सरकार ने जिस तरीके से अन्नदाता किसान का ध्यान दिया है, विशेष राहत पैकेज में किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों और मधुमक्खी पालकों, मछुआरों, इनको सबको जिस तरीके से एक सूत्र में बांध करके और सबको राहत देने का काम, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम, और दूसरी चीज़ कि आज हमारा जो तत्काल बियर हाउस बनाने के लिए जो बड़ी बात आज कही है जो सरकार ने कि बियरिंग के लिए हम तुरंत तैयार होती थी, फसल बर्बाद होने लगती थी, उसमें कोल्ड स्टोरेज जो इनको सबको जो इन्वॉल्व किया है, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो विशेष राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का जारी किया है, उसमें मैं इस बात से बहुत ही उत्साहित हूँ कि उन्होंने भारतवर्ष के अन्नदाताओं के प्रति, हम सब के प्रति, जो हम किसान हैं, इन सब के लिए जो विशेष योजनाएं दी हैं, उसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। मलिहाबाग क्षेत्र में कोरोना वायरस व लॉकडाउन आम बागानों में परेशानी का सबब बना हुआ है। शिवराज सिंह यादव, अध्यक्ष आम उत्पादक एवं निर्यातक संघ उत्तर प्रदेश, ने बताया कि आम बागवानों की मुख्य समस्या मंडी में आम की बिक्री व पैकेजिंग की है। एटीएम टीजी व मंडी सभापति विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजिंग को ध्यान में रखते हुए मंडी पूर्ण की तरह लगेगी। मंत्रालय के सहयोग से पैकेजिंग का कार्य शुरू हो चुका है। फ्लाइटें यदि निर्धारित समय से न चलें तो अन्य माध्यमों से आम का निर्यात किया जाएगा। मंडी में आम कहाँ ले जाए किसान, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। आम किस तरह पैकिंग में जाएगा, उसकी फैक्ट्रियाँ बंद है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और आगे की समस्या है, ना व्यापारी आ पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, वो चीज़ होना चाहिए। इस पर समय आम तोड़ने का बिल्कुल नज़दीक आ गया है, मगर अभी तक कोई निदान नहीं मिल पाई है, कैसे क्या हल किया जाए। लखनऊ का जो आम बाज़ार है, जो आम मंडी है, वो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, फल और सब्जी मंडी पहले से निर्बाध रूप से चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करते हुए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हुए हमने व्यवस्था ऐसी बना रखी है, और कुछ उसमें ईश्वर की कृपा भी कहेंगे, बाकी पब्लिक का सहयोग भी कहेंगे। अभी तक हमारे यहाँ लखनऊ मंडी में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस कहीं नहीं मिला है, जबकि हम लोग लगातार उसकी रैपिड टेस्टिंग सैम्पलिंग करवा रहे हैं। रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन सारे रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। तो हम इसी प्रकार से अपनी मैंगो मंडी को भी संचालित करवाएंगे। पैकेजिंग और निर्यात के लिए जो व्यवस्था पूर्व में थी, वही व्यवस्था अब भी रहेगी। जहां तक फ़्लाइट्स का सवाल है, जब तक फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं, तब तक जो दूसरे रूट से उनके माध्यम से निर्यात किया जाएगा। फ़्लाइट्स अगर शुरू होती हैं तो उसके हिसाब से हम वहाँ फिर से कोऑर्डिनेट करके, समन्वय करके चीज़ों को दोबारा शुरू करवाएंगे। जहाँ तक पैकेजिंग का प्रश्न है, पैकेजिंग के बारे में पैकेजिंग मटेरियल्स की इंडस्ट्री पहले ही माननीय गृह मंत्रालय के आदेश के द्वारा शुरू की जा चुकी है, और हम लोग जो निर्यातक हैं उनको इस बार अपना पैकेजिंग मटेरियल भी दे रहे हैं, उसको निर्धारित मूल्य पर उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाने वाली जो कंपनियां हैं या फैक्ट्री हैं, उनमें कच्चा माल कम होने की वजह से ये कार्य थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है, लेकिन आशा है कि यदि आम को सही समय पे जून में तोड़ा जाए, जून के प्रथम सप्ताह के बाद, तो बॉक्स उपलब्ध हो जाएंगे।
वाराणसी के सिगरा थाने के लगभग 1 दर्जन के करीब पुलिसकर्मी कुछ दिनों पूर्व कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और वे पुलिसकर्मी अब नेगेटिव होकर पुनः अपने थाने पर वापस आए। उनके आने पर कोरोना के सुपरवाइजर, डॉक्टर, सफाई कर्मी व पुलिसकर्मियों के अंदर पुनः कोरोना से लड़ाई का जज्बा भरने के लिए वाराणसी के युवाओं ने पहल संस्था के बैनर तले एक इन वॉरियर के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कोरोना पर विजय का चित्र बनाया, जिससे कि रोड पर आते जाते लोग इन वॉरियर्स के प्रति सम्मान का भाव रखें और कोरोना से विजय पाने में जागरूकता भी रखें। हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कोरोना से, और ये जो सुपर हीरो हम लोग के लिए काम कर रहे हैं उनकी रेस्पेक्ट और उनकी सहायता के लिए हम एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। मेरा एक मेन सबसे मोटो ये था कि अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि सिगरा थाना के करीब 8 से 9 लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन वो लोग अभी पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए और ये एक विजय है उनके लिए, एक जीत है जो कि कोरोना से लड़कर वो आ गए। और ये हमारे लिए सुपर वॉरियर्स भी हैं जो सबसे हमारे इस समय मदद कर रहे हैं कोरोना के लिए, हमारे हॉस्पिटल से, हमारे डॉक्टर और पुलिस। इसलिए हमने इस सिगरा थाने के फ्रंट को इस जगह का अपना मेन पार्ट चुना है और यहीं से हम इसकी स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं। कोरोना संकट के समय में जबकि पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में कृषि कार्य बाधित न हो और देश के किसानों को कठिनाई का सामना न करना पड़े, उस उद्देश्य से बरेली के किसानों को बरेली की अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा उनके किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा का 10% अतिरिक्त ऋण तत्काल सेवा के रूप में प्रदान किया जा रहा है। कोरोना महामारी के समय किसानों को कृषि कार्यों हेतु जरूरी धन उपलब्ध करवाने के लिए बैंक द्वारा के सीसी कार्ड धारक किसानों को 10% अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने अपने क्षेत्र के सीसी धारक किसानों को विभिन्न माध्यम से सूचित किया है और किसान इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। इस संकट की घड़ी में मोदी जी ने केसीसी के अलावा उस पर 10% एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए बैंक को जो निर्देश जारी किए हैं, इसी क्रम में बैंक मैनेजर के द्वारा एक मैसेज आया, बैंक द्वारा एक मैसेज आया और उसमें 10% एक्स्ट्रा पैसा देने की बात कही गई। इस महामारी के दौर में 10% एक्स्ट्रा मिलने से खेती किसानी के सारे काम आसानी से चल रहे हैं, किसी तरह का पैसे का कोई संकट नहीं है। हमारा नाम प्रदीप कुमार है, हम छोटे से किसान हैं। हमारा क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, बैंक मैनेजर ने हमें 10% बढ़ा के पैसे दिए हैं। हम खेती का काम कर रहे हैं, लॉकडाउन का अगर ठप है, हमारा अनाज बिक नहीं रहा है ऐसे में, और हम खेती का अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। इसमें सरकार को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम सुरेश चंद है, मैं एक साधारण किसान हूँ। हल्की फुल्की मिर्ची की खेती जो है वो की है मैंने, वो भी इस समय बिक्री नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त बैंक मैनेजर ने एक दिन फ़ोन किया हमको कि केसीसी पर 10% अतिरिक्त राशि मिल रही है, अगर दवाई खाद जो भी ज़रूरत हो उसके लिए आप पैसा ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो कि यहाँ बरेली का लीड बैंक है, उसने यह प्रावधान करा है कि सभी कृषि कार्ड धारकों को 10% अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए हमने हमारे कृषि कार्ड धारकों को मैसेजेस द्वारा, फ़ोन द्वारा और जहां हो सकता है उनको सूचना व्यक्तिगत रूप से भी उपलब्ध करा दी है और कई सारे खाता धारकों ने सुविधा ले भी ली है और बाकी सारे आवेदन हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायियों से अनुरोध किया है कि रमज़ान के पाक महीने में तथा ईद में लॉकडाउन खुलने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य अदा करें। जैसे अभी तक हमने और आपने अपने अपने घरों में तमाम नमाज़ें अदा की हैं, तमाम इबादतें की हैं। हम लोगों को चाहिए कि आने वाले दिनों में भी चाहे हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन खुले या ना खुले, हम लोगों को चाहिए कि आने वाले अलविदा और ईद के मौके पर भी अपने घरों में ही नमाज़ें अदा करें और कहीं भी ईदगाह में या मस्जिद में भीड़ ना लगाएं या वहाँ पे इबादत करने ना जाएं। जनपद अलीगढ़ में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की अवधि में बेसिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, दीक्षा ऐप,
MFU ट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में जिले में लगभग 1800 स्कूलों के 23,000 छात्र छात्राओं को 5,000 शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जा रही है, जिसका उद्देश्य लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा पर कोई असर न पड़े ये है। इसके साथ ही इस बीमारी के बारे में बच्चों को मास्क पहनना, हाथों को समय समय पर धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया जा रहा है। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं वो लॉकडाउन के कारण इस समय बंद कर चल रहे हैं, तो बेसिक शिक्षा विभाग इस समय सभी बच्चों को जो भी हमें कंटेंट हमारे निदेशालय से प्राप्त हो रहे हैं, परियोजना से प्राप्त हो रहे हैं, उन सबको और दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को टीचर व्हाट्सएप से जोड़ करके उनको ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है। और कि सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन हमारे बच्चे जो बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ना रुके, इसके लिए हमने एक नवाचार किया है और उसको नाम दिया है सत्र ना होने देंगे लेट, ICT से रहेंगे अपडेट। इसके जरिए हमने अपने जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें हम प्रतिदिन उनको काम भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से वो विज्ञान और अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन उनको टीचिंग करा रहे हैं। आज भी मैंने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश का कराया है। मैं क्लास 6 to 8 पढ़ाती हूँ और बीच बीच में हम बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को बोलते हैं। लॉकडाउन के चलते हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे टीचर्स हमें व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ाई करा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं और मेरा भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और कोरोना वायरस के चलते सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। लखनऊ के किसानों की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब उन्हें लखनऊ में मोदी सरकार के हित में किए गए फैसले की जानकारी मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के किसानों के लिए आर्थिक पैकेज और योजना की घोषणा करते ही जैसे ही यह खबर गांव और खेत खलिहानों तक पहुंची तो पशुपालकों, मत्स्य पालकों और किसानों ने सरकार के इस फैसले का हार्दिक स्वागत किया। लखनऊ में सरोजनी नगर और बंथरा ब्लॉक के गाँव के किसानों का कहना है कि कोरोना के इस संकट काल में किसान का के लिए सरकार का यह कदम बहुत उम्मीद भरा है। ऐसे ही कुछ किसान जो अपनी बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। मेरा नाम राजती वर्मा है। इस कोरोना में मोदी जी ने हम लोगों को मछली पालने की वो दिए है, उनको मैं मोदी जी को बहुत बहुत इस कोरोना में धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम बचकिशोर है, मैं एक मत्स्य पालक हूँ। मेरे पीछे मेरा तालाब है, मैं शाहपुर मझगवां का रहने वाला हूँ और मोदी जी ने जो मत्स्य पालकों के लिए योजना लेकर आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी ने जो लॉकडाउन में जो हम लोगों के लिए योजना लाए हैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालकों के लिए, पशुपालक किसानों के लिए जो भी योजनाएं दी हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ। हाँ, मैं प्रमोद कुमार यादव, ग्राम व पोस्ट चंद्रावल। मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कोरोना संकट काल में जो किसान भाइयों के लिए पैकेज लेकर के आई है और पशुपालकों के लिए मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के जालौन से 1800 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बाराबंकी जंक्शन पहुंची, जहां सभी श्रमिकों की जांच कर उन्हें उनके गृह जनपद के लिए रवाना कर दिया गया। बरेली से जालौन पहुंची स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंची। यहां सभी यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। साथ ही उन्हें उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में रोडवेज की बसों का भी इंतजाम था। बसों में सवार होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए यह श्रमिक काफी खुश नजर आ रहे थे। नाम राशिद खान है। राजस्थान में जिला जालौर में गांव बादनबाड़ी भट्टी पेंट पाड़ रहे थे। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों को घर भेजा। हाँ, वो हम जिला जालौर में काम करते भट्टे पर और सरकार ने हमको बुला लिया और बहुत धन्यवाद किया आपने। मेरा नाम है अली और मैं जालौर जिला से आया हूँ, भट्टे पर काम करता हूँ और जो कुछ किया है सब बढ़िया किया है मेरे साथ।
भट्टे पे काम कर रहे थे साहब, भट्टे पे काम कर रहे थे साहब। हमें अच्छा घर पहुंचाने की हमें अच्छी सुविधा दी उन्होंने। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर महाराष्ट्र के सूरत से करीब 1600 प्रवासी नागरिकों को लेकर श्रमिक ट्रेन स्टेशन पहुंची। लोगों ने माता विंध्यवासिनी के जयकारे से यात्रियों का स्वागत किया। थर्मल चेकिंग, भोजन पैकेट और पानी का बोतल देकर उन्हें बसों में सवार कराकर उन्हें अपने घरों के लिए विदा किया गया। मुकम्मल इंतजाम के बीच लोगों को प्लेटफार्म पर उतारा गया। उन्हें ले जाने के लिए तैयार बसों में सबसे पहले जौनपुर के यात्रियों को प्लेटफार्म पर उतरने की अनुमति दी गई। इसके बाद आसपास के जनपदों के लोगों को उतारा गया। कई बार सैनिटाइज कराए गए स्टेशन पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। यात्रियों की थर्मल चेकिंग के बाद उन्हें उनके घरों के लिए बस में बैठाकर रवाना किया गया। ये ट्रेन कल सूरत से 11:30 बजे चली थी और यहाँ पर 10 बजे पहुँची है सुबह आज 15 तारीख को। और यहाँ पर जो 24 कोच है उसमें लगभग 1600 यात्री हमें बताए गए हैं। सभी के लिए खाना, सभी के लिए मेडिकल चेकअप और उनके गृह जनपद पे भिजवाने के लिए पर्याप्त बसों का अरेंजमेंट किया गया है। और इसी तरह एक ट्रेन और चली थी कल जो रात के 8 बजे चली थी, वो यहाँ पर 4, साढ़े 4 के आसपास पहुँचेगी शाम को। उसको भी उसी तरह से व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त एक ट्रेन की और खबर मिली है जिसकी संस्तुति दे दी गई है, वो कल की है, समय इसमें अभी बताना उनको बाकी है। इस तरह हमारे कुल 3 ट्रेनें हैं जिनकी हमें सूचना मिली है और इसी तरह सभी को सुरक्षित मेडिकल चेकअप के साथ खाना पीना सब खिलाकर उनको विदा करने की कार्रवाई की। इन्हीं समाचारों के साथ समाचारों का ये बुलेटिन फिलहाल यहीं खत्म होता है। मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर